हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। अभी हम जो टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं वो सारे के सारे जो आपके लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लियर कर रहे हैं। और ये जो है आपके लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी सिलेबस का पार्ट 2 का एक टॉपिक है, जिसमें हम वंशागति का जो मूल आधार है या बेस है उसके बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकता क्या है। तो जेनेटिक्स जो है वो एक ऐसा साइंस है जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी की स्टडी करते हैं और जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी करते हैं। यानी कि आनुवांशिकता वो विज्ञान है जिसके अंदर हम जीन, आनुवांशिकता और आनुवांशिक विविधताओं का अध्ययन करते हैं। तो जीन जो है वो क्या होते हैं, जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो जीन जो हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब डीएनए और आरएनए जो हैं वो और जेनेटिक कोड जो हैं वो क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं हेरिडिटी का मॉलिक्यूलर बेस बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब भी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात करते हैं, आनुवांशिकता के आणविक आधार की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम डीएनए, आरएनए और जेनेटिक कोड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में जान लें। इसके बारे में डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि जो है यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल यानी कि द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है जिसमें सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। इसकी जो लेंथ है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है? जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियोटाइड क्षार जो उपस्थित होते हैं उनकी नंबर कितना है, उस नंबर के द्वारा इस डीएनए की लेंथ जो है वो निर्धारित होती है। डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, यानी कि क्या है? अम्लीय यौगिक है या अम्लीय तत्व है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसको फ्रेडरिक मिशर ने आइडेंटिफाई किया था। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करते हैं वो स्ट्रक्चर दिया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा जो है ये एक तरीके का मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल या सिद्धांत है जो कि क्रिक ने प्रपोज किया था। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है, सेंट्रल डोग्मा जो है ये कहता है कि डीएनए जो है वो हमेशा आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए जो है वो हमेशा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं ये क्या है? डीएनए है। डीएनए जो है वो आरएनए के अंदर बदलता है, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो सेंट्रल डोग्मा जो है वो अनुलेखन और अनुवादन के बारे में बताता है। साथ ही साथ ये कहता है कि आरएनए से जो है वापस से डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ हम नीचे इसमें देख सकते हैं इमेज में। तो आरएनए से जब दोबारा से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि इंफॉर्मेशन या सूचनाएं जो हैं वो एक यूनिडायरेक्शन फ्लो के अंदर ही जो है जाती हैं, कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका निर्वहन होता है। अब हम बात करते हैं रेट्रोवायरसेस की। जो अभी मैंने आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताया था वो पाया जाता है रेट्रोवायरस में। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो ऑपोजिट हो सकता है, यानी कि नॉर्मली इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में जाती है, लेकिन जो रेट्रोवायरसेस हैं उनके अंदर आरएनए से डीएनए और फिर वहाँ से एमआरएनए में जाती है, जिसे कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का जो आरएनए है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो इस आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी तरीके से जो है प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जो सेंट्रल डोग्मा के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझाता है। अब जो हमने कहा था कि डीएनए जो है वो किससे बना हुआ है? डीएनए जो है
प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, जिसे हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन रहता कहाँ है? एक छोटे से न्यूक्लियस या केंद्रक में रहता है। तो वो उसके अंदर समाता कैसे है? इतनी छोटी सी जगह में वो कैसे आता है? उसके लिए डीएनए में पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग यानी कि उसका इतना ज़्यादा कुंडलन होता है कि वो बहुत ही छोटे से फॉर्म में आ जाता है और उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप नूडल्स देखते हैं, नूडल्स किस तरीके से कॉइल्ड होते हैं। अगर हम नूडल्स को डीएनए माने तो वो इजीली समा जाएगा, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा होता है, लेकिन जब वो कॉइल्ड हो जाता है तो कॉइल्ड होकर इजीली जो है वो उसके अंदर एंटर कर देता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के द्वारा जो है पैकेज्ड होता है या कवर्ड होता है, सराउंडेड रहता है। यहाँ पर देखिए डीएनए पैकेजिंग को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए ये 9 टाइप के जो हैं हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए पैकिंग मॉलिक्यूल के अंदर, जिसे कि हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में 8 जो है यहाँ पर प्रेजेंट है हिस्टोन्स, और एक हिस्टोन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे हम H1 हिस्टोन कहते हैं। और इस तरीके से डीएनए जो है इन हिस्टोन्स के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है, जिससे कि उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, जिसमें डीएनए जो है ऑक्टामर्स के चारों तरफ या हिस्टोन के चारों तरफ कॉइल्ड हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए है वो यूकैरियोट्स के अंदर क्रोमेटिन के अंदर पैक्ड होता है। मतलब जितना ज़्यादा कुंडलन या कॉइलिंग उसमें प्रेजेंट होती है, उतना ही ज़्यादा जो है डीएनए छोटा होता चला जाता है या स्मॉल स्ट्रक्चर में बदलता चला जाता है। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए जो है एक सेल्फ रेप्लिकेटिव मॉलिक्यूल है, यानी कि स्व प्रतिकृति करने वाला अणु है। इसमें अपने आप रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज के अंदर होता है, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ही कम टाइम लगता है, कुछ मिनट्स लगते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर कई घंटों में जाकर के रेप्लिकेशन पूरा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए छोटा होता है जबकि यूकैरियोट्स में बड़ा होता है। अब डीएनए में जो रेप्लिकेशन पाया जाता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है। इसको हम डिटेल में देख चुके हैं, ऑलरेडी लेक्चर है हमारे चैनल पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम एक डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें जिसके अंदर एक स्ट्रैंड रेड कलर का है, दूसरा पिंक कलर का है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो ये दिखाता है कि ये जब इसका कुंडलन खुलेगा, ठीक है, तो कुंडलन जब खुलेगा तो एक सूत्र जो है आपका पिंक कलर का आएगा और एक सूत्र जो है आपका रेड कलर का आएगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ जो है नए सूत्र का फॉर्मेशन होगा। हम नए सूत्र को येलो कलर से अगर करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से नया सूत्र यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है उससे जो रेप्लिकेशन उसमें जब होता है तो उस रेप्लिकेशन के द्वारा उसका कुंडलन खुलता है और फिर वो जो सूत्र अलग अलग हुए हैं, जो स्ट्रैंड अलग अलग हुए हैं, उन स्ट्रैंड के सामने की तरफ उसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आधी सूचना जो है हमेशा पेरेंटल डीएनए की जो प्रोजेनी जो डेवलप हुई है उसके अंदर जाती ही जाती है। इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन या अर्ध संरक्षी प्रतिलिपिकरण कहते हैं, जिसे हमने मिजल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट द्वारा समझा था। तो एक स्ट्रैंड जो है वो हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और उसके सामने वाला जो संपूरक स्ट्रैंड है या सूत्र है वो नया बनता है, और रेप्लिकेशन हमेशा 5 एंड से 3 एंड की दिशा में होता है। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत ही लंबी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखला के द्वारा बना होता है। ये वो पहला जेनेटिक मटेरियल है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी। अब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन की, तो न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एक फॉस्फेट, एक राइबोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस के द्वारा बनी होती है। आरएनए जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह और एक आनुवांशिक पदार्थ दोनों की तरह ही एक्ट करता है। 2 टाइप के आरएनए जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक टाइप है वो है जेनेटिक आरएनए जिसे हम आनुवांशिक आरएनए कहते हैं, और दूसरा टाइप जो है वो है नॉन जेनेटिक आरएनए जिसे हम
अनानुवंशिक आरएनए कहते हैं। और तीसरा जो मॉलिक्यूल है जो कि हेरिडिटी का बेस बनाता है वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि नियमों का एक समूह है जो ये बताता है कि किस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए उसमें सूचनाएं एनकोड होती हैं, यानी किस तरीके से सूचनाएं उसके अंदर पाई जाती हैं और किस प्रकार से उनको प्रोटीन के रूप में एक लिविंग सेल के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डीएनए और आरएनए में सूचनाएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं उसे हम जिन नियमों के द्वारा पढ़ते हैं उसे हम जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट कहते हैं। अब ये कोडोन जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रहा है तो कौन सा प्रोटीन अब नेक्स्ट आएगा, कौन सा अमीनो एसिड जो है वो नेक्स्ट आएगा, क्योंकि टीआरएनए यहाँ पर ट्रांसफ़र का काम करता है और टीआरएनए में जो एंटी कोडोन आर्म होती है वो वहीं पर जाकर जुड़ेगी जहाँ पर उसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कोड जो है वो प्रेजेंट होगा। इसके लिए आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अमीनो एसिड जो हैं वो लगभग 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पार्ट लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो 64 आनुवंशिक कूट पाए जाते हैं उन 64 में से सिर्फ 61 जो कोड हैं वही अमीनो एसिड के लिए होते हैं। बाकी के 3 कोड स्टार्ट कोडोन और बाकी के जो 3 कोडोन यहाँ पर बचे हैं, जो 3 कूट बचे हैं वो स्टार्ट और स्टॉप कोडोन होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट और स्टॉप करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये जाना कि किसी भी हेरिडिटी या आनुवंशिकता जो है उसके लिए मॉलिक्यूल बेस क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर बेस से आप हमेशा ध्यान रखें, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हम स्टडी करते हैं तब वो मॉलिक्यूल बेस होता है। तो मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए, आरएनए और जेनेटिक कोड ये तीनों मिलकर के एक आनुवंशिकता का आणविक आधार बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।